तो आज हम एक ऐसी किताब के सारांश पर बात करने वाले हैं जिस पे बहुत बहस होती है और जो कई लोगों को थोड़ी परेशान भी करती है। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, ये किताब वाकई में पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की दुनिया का एक कह सकते हैं एक अलग ही नक्शा दिखाती है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये किताब आखिर सिखाती क्या है, और ये सिर्फ मतलब सीईओज या नेताओं के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समरी साफ करती है कि पावर डायनामिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तों में, यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी कैसे काम करते हैं। हर जगह। तो चलिए इस गहरी और थोड़ी धुंधली दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं। देखिए, इसमें उतरने से पहले एक बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये किताब पावर को अच्छा या बुरा के चश्मे से नहीं देखती। अच्छा। देखती है, या कह लीजिए खेल की तरह, जिसके अपने कुछ नियम है। इसका मेन पॉइंट ये समझना है कि दुनिया असल में चलती कैसे है, ना कि इसे कैसा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इस सोर्स के मुताबिक जो समझदार लोग हैं वो इन नियमों को समझते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो थोड़े नाइव लोग होते हैं वो इन्हें इग्नोर करते हैं और अक्सर इसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर इस खेल को समझना शुरू करते हैं। पहली ही बात जो इस समरी में सामने आती है वो हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टी है। कौन सी? ये कहती है कि कम बोलना और अपनी असली नीयत छिपाना ही ताकत की निशानी है। जैसे नियम 1, अपनी महत्वाकांक्षा छिपा कर चलो, और नियम 2, जरूरत से ज्यादा बोलना खतरनाक है। ये तो अजीब है ना? हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि ट्रांसपेरेंट रहो, खुल के बात करो। यहाँ तो चुप्पी को एक हथियार बताया गया है और इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। देखिए, जो इंसान कम बोलता है ना, वो ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट लगता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास एक रहस्य का माहौल बन जाता है। लोग सोचते रहते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और इसी अनिश्चितता के कारण वे उसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपनी कमजोरियां, अपने प्लान्स, अपनी इनसिक्योरिटीज सब कुछ जाहिर कर देता है। हाँ, बातों बातों में निकल जाता है। बिल्कुल। और एक बार आपकी कमजोरी पता चल गई तो दूसरे उसका फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। मतलब आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा एम्यूनिशन आप दूसरों को दे रहे हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। एग्जैक्टली। पर इसका एक उल्टा असर भी तो हो सकता है। क्या लोग आपको अनअप्रोचेबल या एरोगेंट नहीं समझने लगेंगे? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और यहीं पर न्यूआंस आता है। ये चुप रहने के बारे में उतना नहीं है जितना स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। मतलब आप पोलाइट रहें, सबसे बात करें, लेकिन अपने पत्ते कभी न खुलें। और ये सीधे तौर पर एक और नियम से जुड़ता है जो समरी में नियम 11 के तौर पर दिया गया है। दूसरों को भ्रम में रखना एक शक्तिशाली रणनीति है। अच्छा, कंफ्यूजन में रखना। हाँ, अगर लोग आपका अगला मूव गेस नहीं कर सकते तो वो हमेशा आपसे थोड़ा सहमे रहेंगे और कंट्रोल आपके पास रहेगा। आपका अनप्रेडिक्टेबल होना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एरोगेंट होना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक होना है। ओके, तो ये सब तो हुआ कि हम खुद को कैसे पेश करें, लेकिन शक्ति का खेल सिर्फ अपने ऊपर नहीं, दूसरों पर कंट्रोल करने पर भी टिका है। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ बहुत ही चालाक रणनीतियां सामने आती हैं। जैसी नियम 3 कहता है, लोगों को हमेशा अपने ऊपर निर्भर बनाए रखो। ये तो ऑफिस में बहुत देखने को मिलता है। हाँ, हर जगह। कोई एक एम्प्लॉय होता है जिसके पास सारी की इन्फॉर्मेशन होती है या कोई खास स्किल होती है, और उसके बिना टीम का काम रुक जाता है। मतलब जब तक उसकी जरूरत है तब तक उसकी पावर है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये डिपेंडेंसी सिर्फ स्किल तक ही सीमित नहीं है। ये इमोशनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, या रिसोर्सेज पर बेस्ड हो सकती है। जो इंसान दूसरों को ये महसूस कराता है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो असल में पावर का सेंटर बन जाता है। वेट अ मिनट, यहाँ एक और नियम है जो मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। नियम 7 कहता है, दूसरों को ऐसा महसूस कराओ कि जीत उन्हीं की है। एक तरफ आप कह रही हैं कि लोगों को डिपेंडेंट बनाओ, और दूसरी तरफ उन्हें फील कराओ कि क्रेडिट उनका है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर पावर का सबसे सटल रूप सामने आता है। इसका मतलब है कि कंट्रोल का सबसे इफेक्टिव तरीका वो है जिसमें सामने वाले को पता ही न चले कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, वो फुल लोग पर्दे के पीछे रहकर गेम को डायरेक्ट करते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट दूसरों पर रहने देते हैं। तो इससे उन्हें क्या मिलता है?
इससे वो दुश्मन बनाने से बचते हैं और लोग अपनी मर्जी से उनके गोल्स को पूरा करने में मदद करते हैं। डिपेंडेंसी बनाने का मतलब उन्हें लाचार करना नहीं है, बल्कि उन्हें ये यकीन दिलाना है कि आपके साथ मिलके ही वो जीत सकते हैं। समझ गया। ये तो शतरंज के खेल जैसा है, जहां आप अपनी चालें ऐसे चलते हैं कि आपका अपोनेंट वही करे जो आप चाहते हैं और उसे लगता है कि ये उसका अपना फैसला था। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये तो दिमागी खेल है, ताकत का नहीं। ये सारा खेल साइकोलॉजी का है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों को कितनी अच्छी तरह पढ़ सकती हैं। जैसा कि नियम 13 में कहा गया है, लोगों की कमजोरी, इच्छा और डर को समझो और वहीं से गेम चलाओ। सही बात है। हर इंसान किसी न किसी चीज से मोटिवेट होता है। किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को पैसा, किसी को सुरक्षा का डर है। जो इंसान इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझ लेता है, वो आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब ये पूरा खेल साइकोलॉजी का है कि आप दूसरों को क्या महसूस कराते हैं, और इसी से जुड़ा है इमेज का कॉन्सेप्ट, आपकी पहचान। हाँ, आपकी छवि। नियम 6 साफ कहता है, पावर की दुनिया में इमेज ही असली आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि आपकी रेपुटेशन ही आपका सबसे बड़ा कवच है। अगर वो टूट गई तो सब खत्म। एग्जैक्टली। आपकी इमेज आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। इसमें आपका स्टाइल, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का ढंग, सब कुछ शामिल है। अच्छा। लोग असलियत से ज्यादा परसेप्शंस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी इमेज एक डिपेंडेबल और पावरफुल इंसान की है, तो लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, भले ही आप अंदर से उतने कॉन्फिडेंट ना हो। इसीलिए सोर्स कहता है कि पावरफुल लोग अपनी इमेज को बहुत केयरफुली मैनेज करते हैं। इसी से जुड़ा एक और नियम है, कभी भी दूसरों की छाया में मत चलो, अलग दिखो। ये नियम 8 है। भीड़ में गुम हो जाना सेफ लग सकता है, लेकिन पावर उसी की होती है जो अलग दिखता है ना? हाँ, जिसकी एक खास पहचान होती है। जब आप भीड़ से अलग दिखते हैं, तो लोगों की नजर आप पर पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक संतुलन की जरूरत है, और ये किताब इस बैलेंस पर बहुत जोर देती है। एक तरफ अलग दिखना है, तो दूसरी तरफ नियम 9 चेतावनी देता है, कामयाबी के बाद ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। ये क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से मिली सफलता और उसका दिखावा दूसरों में जलन पैदा करता है, और एनवी यानी ईर्ष्या पावर की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये चुपचाप आपकी रेपुटेशन को अंदर से खोखला कर देती है। लोग आपकी मदद करने के बजाय आपको गिराने के मौके ढूंढने लगते हैं। और इसी तरह का एक और नियम है जो बहुत ट्रिकी लगता है, नियम 16। एक मास्टर को कभी मात मत दो, मतलब अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। ये तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो तो दिखेगा ही। मान लीजिए कोई युवा एम्बिशियस एम्प्लॉय है जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। इस नियम के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? क्या अपना आइडिया दबा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा काम करना बंद कर दें। तो फिर? इसका मतलब है कि आप अपने सीनियर्स को इनसिक्योर फील ना कराएं। उस ब्रिलियंट आइडिया को इस तरह पेश करें जैसे ये आपके बॉस के विजन का ही एक एक्सटेंशन है, या उन्हें पब्लिकली क्रेडिट दें, कहें कि आपकी गाइडेंस से ही मैं ये सोच पाया। अच्छा, मतलब क्रेडिट शेयर कर लो। हाँ, उन्हें महसूस कराएं कि आपकी सफलता में उनका भी हाथ है। ये अपनी इमेज को चतुराई से मैनेज करने का ही एक हिस्सा है। आप अपनी चमक बनाए रखते हैं, लेकिन इस तरह से कि वो दूसरों की आंखों में चुभे नहीं। ओके, अब तक की बातें तो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की थी, लेकिन अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा कोल्ड ब्लडेड लगता है, रिश्ते। हाँ, ये हिस्सा काफी कठोर है। इस समरी में कुछ नियम ऐसे हैं जो रिश्तों को बहुत ही प्रैक्टिकल और कठोर नजरिए से देखते हैं। जैसे नियम 14, रिश्ते बनाओ लेकिन दिल कम लगाओ। ये तो कहने में आसान है, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। हम इंसान हैं, रोबोट तो नहीं। और ये इस किताब के सबसे कंट्रोवर्शियल आइडियाज में से एक है। पावा के नजरिए से भावनाएं आपके फैसले लेने की क्षमता को कमजोर करती हैं। कैसे? दोस्ती या प्यार में आप किसी की गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, या ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए नुकसानदायक हों। इसलिए ये किताब दिमाग से काम लेने पर जोर देती है, दिल से नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि रिश्ते ही ना बनाए? नहीं, मतलब ये नहीं। मतलब ये है कि जब पावर और स्ट्रेटजी की बात हो, तो भावनाओं को समीकरण से बाहर रखें। और नियम 19 तो और भी चौंकाने वाला है, दोस्त और दुश्मन दोनों पर बराबर नजर रखो। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी पर भी ट्रस्ट मत करो।
ये तो बहुत लोनली वे ऑफ लिविंग है। पावर के खेल में इसे एक जरूरी सावधानी माना जाता है। सोस के मुताबिक आपका दुश्मन तो सामने से वार करेगा, इसलिए आप उससे सावधान रहते हैं। सही बात है। लेकिन एक दोस्त आपकी कमजोरियां जानता है, वो आपके करीब होता है, और अगर वो धोखा देता है तो चोट ज्यादा गहरी और अप्रत्याशित होती है। इसलिए ये नियम आंख बंद करके भरोसा करने से मना करता है। ये सतर्क रहने की सलाह देता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। ये सिनिसिज्म नहीं बल्कि रियलिज्म है इस किताब के नजरिए से। और शायद सबसे कठोर नियम है नियम 10। दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करो, आधे में छोड़ा तो वो दोबारा उठेंगे। ये सुनने में बहुत क्रूर लगता है। इसका साइकोलॉजिकल बेसिस समझना जरूरी है। यहाँ खत्म करने का मतलब, जैसा कि सोर्स भी साफ करता है, फिजिकल हार्म नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने विरोधी को सोशल, प्रोफेशनल या मेंटल रूप से इतना शक्तिहीन कर दो कि वो भविष्य में आपके लिए कोई खतरा ना बन सके। अच्छा, अधूरी हार इंसान के मन में बदला लेने की आग को जिंदा रखती है। वो सही मौके का इंतजार करेगा और जब आप कमजोर होंगे तब पलटवार करेगा। इसलिए ये नियम कहता है कि जब आप जीतें तो पूरी तरह से जीतें, ताकि भविष्य के लिए कोई खतरा बाकी न रहे। ये दिखाता है कि पावर की खेल में भावनाओं और दया के लिए बहुत कम जगह है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो एक बात तो साफ है, ये किताब कहती है कि पावर का खेल हर जगह हर समय चल रहा है, और ये ब्रूट फोर्स का नहीं बल्कि परसेप्शन, साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी का खेल है। हाँ, और मुख्य बातें जो निकल कर आई वो ये है कि कम बोलो और रहस्यमयी बनो, अपनी इमेज को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझो। सही है। दूसरों को इस तरह खुद पर निर्भर बनाओ कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहे, और सबसे जरूरी, भावनाओं को अपने स्ट्रेटेजिक फैसलों पर हावी मत होने दो। ये वाकई एक बहुत ही ठंडे दिमाग का खेल है। ठंडे दिमाग का खेल कहना बिल्कुल सही है। देखिए, ग्रीन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भावनाएं पावर की दुश्मन है। जिस पल आपने गुस्से में, प्यार में या जलन में फैसला लिया, उसी पल आपने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया। लेकिन अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो एक तस्वीर उभरती है। शक्ति का खेल बाहरी दिखावे या जोर जबरदस्ती का नहीं, बल्कि दूसरों के मनोविज्ञान को नियंत्रित करने का है। हाँ। ये एक शतरंज की बिसात है, जहां आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपकी चालें कितनी मजबूत हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने विरोधी को ये यकीन दिला दें कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है, जबकि असल में वो आपके इशारों पर नाच रहा है। The ultimate power is invisible control। वाओ, ये एक बहुत पावरफुल थॉट है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या पावर के इस खेल से पूरी तरह बाहर रहना मुमकिन है? मुश्किल सवाल है। या फिर आज की दुनिया में रहते हुए इन नियमों को ना जानना ही सबसे बड़ा खतरा है?